अगर पैदा हो रहे हैं तो जो जवाब मिल रहे हैं वो जवाब कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करते हैं। जैसे अगर कहा जा रहा है, पुलिस भी मांग रही है कि सीसीटीवी फुटेज दें, 70 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज अगर मांगे जा रहे हैं तो चुनाव आयोग की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ये क्यों कह रही हैं कि हम ये नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर पर ही देंगे सीसीटीवी फुटेज। चलिए, कोर्ट में भी यह मामला जाएगा, यह तय मानिए, लेकिन क्या यहां से एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लग सकता है? क्या बाजी पलट सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तीनों साथी मौजूद हैं। थोड़ी देर में दो एक साथी और जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा और सीधे नवेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखा जाए नवेंदु जी इस मामले को, और यहां से क्या आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार के लिए अच्छे दिन दिखाई देते हैं? राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखे, पूरा ये जो मामला है, दरअसल इसका तो अंदेशा था ही, लेकिन उस अंदेशे को कि ईवीएम का एक मजाकिया तौर पर बना के जो सरकार है या नरेंद्र मोदी या फिर जो है वो इसको एक मजाकिया तौर पर बना दिया था उन्होंने, लेकिन ये मसला तब भी था और अब भी है। और किसी की बात अगर मान लीजिए कि हम लोग ना भी माने, चलिए राहुल गांधी की भी बात नहीं मानते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी की भी बात नहीं मानते हैं, लेकिन एलन मस्क जो है वो तो टेक्निकली जो है और पूरे उस मामले में तो सबसे बड़े ज्ञाता हैं। उनकी एक से एक उनके पास टेक्नोलॉजी को समझने वाला इंसान है और उसके साथ रोज दिन जो है वो प्रयोग करके और फिर उसे इंप्लीमेंट करने वाले भी इंसान है। तो एलन मस्क की ये बात जो है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, विचारणीय है, और फिर मुझे लग रहा है कि और कोई भी आदमी कुछ भी बोले काउंटर में उसका मतलब नहीं रह जाता है। पॉलिटिकली जो है वो शुरू से राहुल गांधी हो या पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन इस मसले को उठाता रहा ईवीएम के सवाल पर, लेकिन ईवीएम के सवाल चलते चलते फिर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आया तो बात थोड़ी ठंडी पड़ गई। लेकिन अब जो रिजल्ट सामने आए हैं और रिजल्ट के बाद जो तमाम कहानियां, किस्से और जो सबूत इकट्ठा करने में जुटा हुआ विपक्ष जो सबूत निकाल कर लाया है, वो चाहे यूपी से हो, तो मैं यहां तक कहूंगा कि बिहार से हो तो भी, तो वो सारे, और महाराष्ट्र तो कहने ही का क्या है, तो हर जगह से ये जो सबूत या कहानियां जो पता चल रही हैं, जो फैक्ट्स फाइंडिंग जो कर रही है विपक्षी पार्टियां, तो वो साफ तौर पर इस ओर इशारा करती हैं कि बड़े पैमाने पर, यानी कि बड़ी तादाद में सीटों पर हेरफेर किया गया है। और एक तो मैं एक किसी एक्सपर्ट का ही नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद वो सुप्रीम कोर्ट में जो ईवीएम के जो सवाल पर याचिका लेकर गए थे, तो महमूद प्राचा, तो उनको मैं सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि साहब वो तो लगभग 110 सीटों पर ऐसी सीटें हैं जो कि सीधे सीधे जो है वो धांधली हुई है, या तो काउंटिंग के स्तर पर हुई है, ईवीएम के स्तर पर हुई है। तो ईवीएम और काउंटिंग ये दोनों परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं और ये एक तरह से बड़ा खेल हुआ है, क्योंकि जो हालात थे उस चुनाव के दरमियान और जिस तरह का जो बार बार लोग कह रहे थे, और तो अब विपक्ष भी कहने के लिए, सत्ता पक्ष भी कहने के लिए मजबूर हुआ कि वो कह रहा है कि हाँ साहब अंदाजा नहीं था, तो जनता चुनाव लड़ रही थी, ये जो बातें कह रही थी, तो जनता ने सचमुच में, मुझे लग रहा है राजीव जी और हम सब लोगों को लग रहा है कि जनता ने सचमुच में चुनाव को जो है एक तरफा कर दिया था। जिस नरेंद्र मोदी और जिस बीजेपी को ये अनुमान था और आकलन था कि चुनाव उनके पक्ष में एक तरफा है, तो जनता ने अपने पक्ष में कर लिया था चुनाव, और यही वजह है कि एक साथ
कहीं से ऐसा सुर नहीं सुनाई दे रहा था जिसमें कि हम लोग समझ भी पाए, चाहे वो बिहार की सीटें हो तो भी। मैं बिहार का इसलिए जिक्र करूंगा कि महाराष्ट्र में तो रिजल्ट फिर भी आया, उत्तर प्रदेश में उस अपेक्षा से रिजल्ट आया। बिहार का रिजल्ट भी बहुत अपेक्षित था कि वो इंडिया गठबंधन को अच्छी सीटें दिलाकर लाएगा, और तेजस्वी यादव की जो भीड़ है, राहुल गांधी की जो संयुक्त सभाएं हो रही थी बिहार में, वो सब भी इस बात का संकेत दे रही। तो मैं कह रहा हूं कि फिर भी जो है बिहार में जो रिजल्ट आया है वो जाहिर तौर पर प्रश्नवाचक खड़ा करता है। तो अब अगर इस पर मुस्तैदी से जांच हो, और विपक्ष, मेरा मानना है कि विपक्ष इन सवालों को लेकर के पूरे फैक्ट फाइंडिंग के साथ उसको देर नहीं करना चाहिए, और सदन और राजनीतिक जो संसदीय कार्यविधि है वो चलती रहे, लेकिन इस पर एक आंदोलनात्मक रुख निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को अपनाना चाहिए, और इन सारे फैक्ट फाइंडिंग को लेकर के सड़क पर आना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो रिपोर्टिंग आ रही है उसमें भारी हेरफेर हुई है, तो ये चीज निश्चित रूप से मोदी सरकार पर, जो येन केन प्रकारेण जो बन गई, उस मोदी सरकार पर ये भारी एक आफत और संकट आ सकता है, और ये संकट को और बढ़ाया जा सकता है या उसको पिन पॉइंटेड किया जा सकता है, क्योंकि चुनावी धांधली जो है ये लोकतंत्र के खिलाफ एक तरह से हिंसा ही है, आप कहें तो एक जो है वायलेंस थ्रू ईवीएम, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए किसी भी लोकतंत्र के लिए। तो मुझे लग रहा है कि, उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में इसको सीरियसली लेगा, और इस मामले को एक तरफ सड़क पर और दूसरी तरफ से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो सड़क से संसद तक इस मामले को उठाया जाना चाहिए। जी राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट आप कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जैसे इस पर प्रतिक्रिया दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया है। एक बार फिर से राहुल गांधी के ट्वीट को ले आइए, फिर राहुल लाल जी के पास चलेंगे हम और उनसे समझेंगे कि आगे क्या कुछ चल रहा है। राहुल गांधी साफ साफ लिख रहे हैं कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को नहीं है कि ये बैसाखियां कब हट जाएंगी या टूट जाएंगी। दूसरा ये कि ये जो फर्जी जनादेश के जरिए जो वो सत्ता उसने अख्तियार किया है, तो उस पर अब ये जो हलचल सुनाई दे रही है, तो इसको लेकर के भी एक डर है। लेकिन दो बातें, इस बात को मैं कह के तब आगे बढ़ना चाहता हूं राजीव जी। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बात कही थी जब ईवीएम वाला मामला सुनवाई हो रहा था, तो वो ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, इसमें हम दखल नहीं देंगे इसकी प्रक्रिया में। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी, एक हिदायत भी दी थी, और वो हिदायत ये दी थी कि लेकिन ये भी नहीं समझ ले कोई कि हम चुप बैठेंगे। अगर कहीं कोई चुनावी अनियमितता होती है और उस पर कोई भी सवाल लेकर के या कोई मुद्दा लेकर के अगर हमारे पास आता है, तो हम चुप भी नहीं बैठने वाले, यानी कि हम तब उस समय पूरे तौर पर दखल देंगे और फिर एक नियमन भी देंगे। तो ये जो वो पॉइंट है, इस बात को याद करना चाहिए विपक्ष को, और इस बात को याद करके इस मामले को दोनों स्तर पर, जैसा कि मैंने बताया कि संसद में भी, सड़क पर भी, वैधानिक तरीके से भी इसको लेकर के आना चाहिए। देखिए, अभी राहुल लाल जी ने कहा था कि वो बिहार चुनाव में, तो बिहार चुनाव 2020 का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल में ये विपक्ष पूरी तरीके से इसका बेईमानी का स्वाद चख चुका है। तो इसीलिए वो जब वहां सरकार बदस्ती की नहीं बनने दी गई, तो यकीन जानिए यहां भी जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की जो नौबत थी, जो इंटरनल सर्वे थे आरएसएस के और बीजेपी के, वो भी बता रहे थे कि बहुमत पर बीजेपी भी नहीं पहुंच पा रही है और एनडीए भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस आधार पर यही सच था, यही सच हो रहा था वोटिंग के दरमियान भी, जिसको बदलने की ये कारगुजारी जो है वो की एनडीए ने और फिर जो है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से अनुपस्थित रहा, और आप देखेंगे पोस्टल बैलेट का जो इशू उठा है आज, तो आप कॉन्शियसली देखें ना कि पोस्टल बैलेट एक बहुत बड़े निशाने पर था एनडीए के लिए, निशाने पर, यानी कि वो उसने समझा था कि ये गेम चेंजर हो सकता है। तो इसलिए क्या किया था, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी नोटिफिकेशन के, पहले नियम था कि पोस्टल बैलेट जो है वो पहले गिने जाएंगे, उसके बाद जो है ईवीएम या पहले बैलेट पेपर से मतदान होता था तो बैलेट बॉक्स खुलता था, लेकिन पहले जो है पोस्टल बैलेट खुलते थे। उसको इस बार क्या किया था, एक
इन्होंने अपने समझ से ये बना रखा था कि पोस्टल बैलेट को हम बाद में खोलेंगे। तो ध्यान होगा कि इंडिया गठबंधन का शिष्टमंडल बाजाबते गया था मिलने चुनाव आयोग से, और उसने कहा कि जो चुनाव की जो एक परंपरा चली आ रही है भारत में, और चुनाव परंपरा से भी लड़ा जाता है, जीता जाता है, और वो एक परंपरा, उसका निर्वहन जो है वो होना चाहिए बिना किसी आधार के, बिना किसी कारण के। उसको आप यूं नहीं बदल सकते कि बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट का काउंटिंग बाद में होगा। चुनाव आयोग की तैयारी क्या थी? पोस्टल बैलेट की काउंटिंग बाद में करने की। तो ये पहले से एक बेईमानी की मंशा जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अभी ये मुंबई वाले केस में वही चीज हुआ है, और कहां कहां क्या हुआ है, मुझे लग रहा है कि विपक्ष को इस मामले में भी अब पूरे तरह से एक पूरी रिपोर्ट सामने, एक ब्लूप्रिंट लाना चाहिए कि बैलेट, जो पोस्टल बैलेट हैं, उनकी काउंटिंग प्रॉपरली जो है हर चुनाव क्षेत्र में पहले हुई है या कि नहीं, जैसा कि पहले होता था। तो ये पोस्टल बैलेट को हमेशा ये मान के चलिए कि बाद में अगर उसका काउंटिंग हो रहा है तो वो हार जीत को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है, इसलिए कि सारा फोकस जो है एजेंट का, या जो वहां बैठते हैं काउंटिंग सेंटर में हर पार्टियों के लोग, तो उन सबका फोकस इस पर रहता है कि ईवीएम खुल चुका है, उसमें हार जीत कहाँ चल रही है आगे पीछे। अब पता चल रहा है कि हार हो या जीत हो, अभी तो साहब पोस्टल बैलेट रखा हुआ है। तो ये एक स्थिति है। तो पूरी तरीके से ये घिरने वाली ही बात है। सवाल ये है कि कितने संजीदगी से, जैसे राहुल गांधी ने आज जो बात कही है, बहुत पते की बात कही है, और ये पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को एक नए तरीके से, नए अंदाज में खोखला और खत्म कर देने की ये एक साजिश है, जो इस चुनाव में पूरी तरीके से दिखकर बात आई है। अब बात यह है कि दूसरी तरफ धीरे, आपने कहा कि एक किस तरह का दबाव है, तो दबाव, क्योंकि और भी सब जी जी हैं, सबके पास आना है, और 8:25 हो चुका है, मेरे पास मात्र 5 मिनट का समय जी बस, हाँ, एक तुरंत। तो ये जो दबाव है, वो दबाव वही मैंने कहा कि उनके गठबंधन दलों का ही है,